हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेईई नीट रिवीजन सीरीज। आज हम कवर करेंगे चैप्टर कोलिजन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर कोलिजन अलग अलग टाइप्स, हेड ऑन, ओब्लिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, सब देखेंगे। ये जो मैं सीरीज कर रहा हूं ना, जेईई रिवीजन सीरीज, चाहे आप जेईई 2026 के एस्पिरेंट हो, नीट 2026, या जेईई नीट 2027 के एस्पिरेंट हो, ये सीरीज आप ही के लिए बन रही है। ठीक है, मैं हर एक लेक्चर में एक चैप्टर को लेकर आऊंगा, और क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरा स्क्रैच से पढ़ाऊं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, या आइडिया नहीं भी है, तो आप ये लेक्चर्स तो समझ जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। एक चीज और बता दूं, ये लेक्चर अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको इस चैप्टर की दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, दूसरी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज या एमसीक्यू पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज में कंप्लीट करूंगा, इसमें सारे चैप्टर्स होंगे फिजिक्स से। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कोलिजन। ठीक है, टॉपिक्स कोड में मैंने उतने टॉपिक्स लिखे नहीं है, जितना बड़ा प्रेजेंटेशन है, पीपीटी बनाने को मुझे 4-4.25 घंटे लगे थे। तो अंदर बहुत सारा कंटेंट है, ऊपर ऊपर से मैंने मोटा मोटा टॉपिक्स कवर लिखा है, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। हेलो, आप कॉलेज आ गए ना? हाँ मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं निकल रही थी हाँ और कमलेश है नहीं, उसका किसी की डेथ हो गई थी तो आज वो नहीं आया था। तो चलेगा आप चलेगा। साथ चलेंगे कि मैं निकलूं? नहीं मैम, आप जाइए, मेरे को लेट होगा। ठीक है, तो वो पैसा का एनवलप देते जाती हूँ, मैं ऊपर आई रहती हूँ बस। चलेगा, ठीक है। राइट, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा खासा टाइम भी देंगे इसको। उसी का ट्रॉली प्रॉब्लम होता है, फिर बुलेट प्रॉब्लम होता है, गन बुलेट प्रॉब्लम, फिर हम इंपल्स पढ़ेंगे। इंपल्स मतलब झटका। ठीक है, बहुत कम टाइम में जब बहुत बड़ी फोर्स लगती है तो उसको हम इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कोलिजन्स पढ़ेंगे, कोलिजन में इलास्टिक, इनइलास्टिक, हेड ऑन, ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके में टॉपिक्स कवर किया, अगर मैं एक एक सब टॉपिक लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, बट ऐसा समझो कि ये पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, उसमें छोटे छोटे मासेस है, बहुत सारे एन मासेस है। ठीक है, सबके अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो जो टोटल मास होगा, टोटल मास एम, वो क्या होगा? m1 प्लस m2 से लेकर mn तक होगा। जो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, अब देखो, r of center of mass is m1 r1 plus m2 r2 and so on upon total mass. r means basically the position or the position vector. इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाती है, विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 से लेकर n एलिमेंट तक डिवाइड बाय टोटल मास। तो अगर आप इसको यहां लेकर जाओगे तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, m1 v1 इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, m2 v2 इज मोमेंटम ऑफ सेकंड एलिमेंट। मुझे पता है कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? p सिस्टम, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो किसके बराबर हो गया? वेक्टर एडिशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो p सिस्टम इज p1 बार प्लस p2 बार से लेकर pn बार तक। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? एक फटाक से मैं आपको दिखा देता हूं। F जो होता है वो dp बाई dt होता है ना, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज dp बाई dt, है ना। फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया का लॉ है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पैर बताता है, सेकंड लॉ क्या होता है? F इज dp बाई dt। तो dp बाई dt मतलब फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो हो गया, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन मोमेंटम जीरो, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट। भाई अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा
तभी चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और चेंज इन मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट होने पे फोर्स जीरो होता है, या फोर्स जीरो है मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो एक तो मोमेंटम कांस्टेंट यहां से आ गया कि जब आपका एफ नेट जीरो हो तो मोमेंटम आपका कांस्टेंट होता है। दूसरा एक प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा, देखो एफ नेट जीरो है। अच्छा, ये एफ नेट जो है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल। हम सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस पे नहीं जा रहे, एक्सटर्नल की बात हो रही है। हम फिजिक्स में जब फोर्स बोल रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये सब बॉडी के बाहर लग रहा है ना, बाहर से आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटी लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जब ये इसका नेट जीरो हो जाए, बेसिकली एफ नेट जीरो है तो कोई एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी कांस्टेंट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे m1 v1 से लेकर होल डिवाइड बाय मास m इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? ये कांस्टेंट हो गया। ये टर्म यहां जाएगा तो एक नया, ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमने ऑलरेडी निकाला है, सम ऑफ ऑल दी मोमेंटम इट इज कांस्टेंट, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो एक तरीका है न्यूटन सेकंड लॉ से देख लो, एक तरीका ये देख लो। बेसिकली बता रहा हूं, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, अगर मोमेंटम बदल रहा है मतलब मास तो नहीं बदल रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदलने को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक्सेलरेशन फोर्स से आता है। अगर मैं कह रहा हूं मोमेंटम नहीं बदल रहा मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है। आई होप आप वहां तक पहुंच रहे हो, डॉट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? बेसिक काइनेमेटिक ही है। अभी देखो, अ मैन ड्रॉप्स ऑन द कार ऑलरेडी मूविंग विथ वेलोसिटी v. Find the new velocity after man lands. Assume that man drops with zero velocity on the car. तो एक मैन है विथ स्मॉल मास, विथ मास स्मॉल m, एक कार है विथ मास कैपिटल M, वो कार जो है वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, ये इस पे ड्रॉप होगा। क्या पूछा? फाइंड द न्यू वेलोसिटी आफ्टर द मैन लैंड्स। बहुत सिंपल है। देखो, जब मैन लैंड कर रहा है, जब वो लैंड हो गया, ठीक है, आफ्टर द मैन लैंड्स, मैन तो गाड़ी पे, तो एफ नेट क्या है? एफ नेट तो जीरो है ना। नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एफ नेट जीरो मेरे को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। सर इनिशियली इसका आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे दिया है अज्यूम दैट द मैन ड्रॉप्स विद जीरो वेलोसिटी ऑन द कार। तो जब वो कार पे रखा गया तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल मोमेंटम में इसका कोई वेलोसिटी नहीं, तो इसका कोई मोमेंटम भी आने वाला नहीं है। बट फाइनली क्या होगा? दोनों साथ में जाएंगे m प्लस एम, और मान लो एक स्पीड से जा रहे u, तो u आएगा m इंटू वी अपॉन एम प्लस एम। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कराया मैंने, मुझे पता है, इसलिए कराया कि आपको समझ में आ जाए बात किसकी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन को अच्छा लेवल पे लेके जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मास है 20 केजी का, वो 10 केजी के ट्रॉली पे खड़ा है, शुरू में वो रेस्ट पे है, फिर मैन जो है मास, मैन बेसिकली वो चलने लगता है 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द ट्रॉली। तो ऑब्वियसली मैन आगे बढ़ेगा तो ट्रॉली पीछे जाएगा, तो यही पूछा जा रहा है कि किस रफ्तार से वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कंफ्यूज ना कर दे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स मान लो, चाहे जो मानना है वो फिक्स मान के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव 2 है, ये मुझे पता है, ये सॉरी ऐसा, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को नहीं पता, और हम मान लेते हैं कि जो ट्रॉली है वो पीछे जा रहा है विथ रफ्तार u, ठीक है। तो मैंने माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली को माइनस u लिख दिया, तो 2 आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? 2 माइनस u। अब देखो, इसमें एफ नेट तो जीरो है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो शुरुआत में मोमेंटम जीरो था क्योंकि इनिशियली तो सब रेस्ट पे थे, फिर बाद में क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। तो जीरो इज इक्वल टू मैन का मोमेंटम क्या है? मास इंटू मैन का वेलोसिटी
प्लस ट्रॉली का मास इंटू ट्रॉली का वेलोसिटी और आपका u आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड, विच इज योर ऑप्शन बी। ओके, ऑलराइट। ओके, तो यहां क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन की वैरायटी में कोई कमी नहीं है, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर किए, ठीक है। यहां क्या लिखा देखो, मैन एंड ट्रॉली आर मूविंग, ठीक है, आर मूविंग 2 बार लिख दिया, सॉरी इसको हटा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। आर मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, बहुत बढ़िया। सडनली मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। अब आप सोचो, मैन क्या कर रहा है? मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली। अगर ट्रॉली की रफ्तार u है तो मैन की रफ्तार क्या होगी? 2 प्लस u। मैन की रफ्तार u प्लस 2 होगी ना, तभी तो ट्रॉली को वो सिर्फ 2 से ही जाता है वो दिखेगा। अगर मैन की रफ्तार सिर्फ u होती तो ट्रॉली की भी u है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे, पर हमको ट्रॉली को क्या दिखाई दे रहा है कि वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब वो ट्रॉली से 2 मीटर प्लस सेकंड प्लस चल रहा है। तो अगर इसका u है ट्रॉली का, तो मैन का u प्लस 2 होगा। मोमेंटम कंजर्व कर लो। जब भी ऐसा ट्रॉली प्रॉब्लम दिखे, बंदा ट्रॉली पे चल रहा है या कार पे गिर गया, साथ में चल रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लो, आंसर आ जाएगा। 20 प्लस 40 इंटू 4, यह है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, 4 दिया है ना, 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? दोनों साथ में है, तो 20 प्लस 40 इंटू 4 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो 40 इंटू 40 किसका था? वेट। मैन एंड ट्रॉली आर मूविंग, दिया नहीं है क्या? ओ चलो कोई बात नहीं, ये 40 kg ले लो आप मैन का और 20 किलो का ट्रॉली ले लो। हाँ, ये ट्रॉली है। तो मैन का स्पीड क्या हो गया? 40 इंटू यू प्लस 2 प्लस ट्रॉली का क्या आएगा? 20 इंटू यू। सॉल्व करने पे क्या आएगा? यू 2.66 मीटर पर सेकेंड। अब हम बॉम्ब शेल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखो, a shell suddenly burst into 3 equal pieces, find the velocity of the third point या third part, to be precise there should be part, okay। तो 3 पार्ट हो गए, 3 इक्वल पार्ट हुए, मास m और मास m का। नीचे वाला नीचे जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर बर्स्ट, ये लेफ्ट में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर बर्स्ट। इनिशियली सब रेस्ट पे है, इसका जो वेलोसिटी है वो मुझे ढूंढना है। बहुत बढ़िया। एक बात याद रखना, होता कैसे मैं आपको बताता हूं। जब भी ऐसा बर्स्ट का प्रॉब्लम है ना, हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे पीसेस एक दूसरे पे नॉर्मल लगा के कैंसिल आउट करा देते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है, ये इंटरनल फोर्स के जैसे फट रहा है, ठीक है। ये किसके जैसे फट रहा है? इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर लोगे? मोमेंटम को कंजर्व करोगे। बहुत बढ़िया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो यहां पे ये एक्स और वाई एक्सेस में आपको स्पीड दिख रहा है, मैं मान लेता हूं कि जो थर्ड पार्ट है उसका एक वीएक्स होगा, एक वीवाई होगा। फिर अगर वीएक्स वीवाई मिल गया तो मैं वी नेट फाइंड कर सकता हूं वेक्टर सम करके, और थीटा भी निकाल सकता हूं, वीवाई बाई वीएक्स टैन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। इनिशियली सब रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम देखो, ये लेफ्ट में जा रहा है, इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, ऊपर पॉजिटिव मान लो, नीचे नेगेटिव मान लो। तो ये -6 इंटू एम है, ठीक है। इसका इसका यहाँ x में तो 0 है, प्लस 0, और इसका मैंने यहां पे माना है प्लस m इंटू वी एक्स। तो वी एक्स कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। वी वाई कैसे निकालोगे? देखो इनिशियली तो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे हो गया। ये नीचे जा रहा है, नीचे नेगेटिव माना है -8, मैंने ऊपर ये वी वाई माना है, तो प्लस m इंटू वी वाई इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो वी वाई इज 8 मीटर पर सेकेंड, वी वाई इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो अंडर रूट ऑफ, तो वी नेट क्या आएगा? देखो वी नेट वुड बी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 विच इज 10। तो टोटल वी क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके, tan थीटा क्या आएगा? देखो ये थीटा है, अपोजिट में क्या आएगा? वी वाई।
ठीक है, वी वाई बाई वी एक्स 8/6 विच तो थीटा आ जाएगा 53 डिग्रीज। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है यार, अ शेल केप्ट ऑन रेस्ट सडनली ब्लास्ट इनटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, द पार्ट्स आर इन द मास रेशियो 2:1:1, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्ट शोन। तो बेसिकली ये 1:1:2 के मास रेशियो में डिवाइड हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये नीचे जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला जो पार्ट है ये 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ जा रहा है 3/√2 मीटर पर सेकेंड से, और अपने को इस पार्ट का वेलोसिटी ढूंढना है। बहुत सिंपल है, ये 3/√2 है, 45 मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे vx vy अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। और क्योंकि मास रेशियो 2:1:1 है तो मैं टोटल मास 4m मानता हूं, जिसमें इसका मास 2m है, इसका मास m है, इसका मास m है, तो टोटल मास 4m और रेशियो 2:1:1 का मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। इनिशियली क्योंकि रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। x में आप देख लो ना, इसका क्या आएगा +2m×3 +2m×3, इसका क्या आएगा 0, इसका क्या आएगा -m×vx, तो vx क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। y में देख लो ना, इसका क्या आएगा +2m×3, तो +2m×3, इसका क्या आएगा -14 × m, इसका क्या आएगा +m×vy इक्वल टू इनिशियली 0, तो vy क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप, अगेन √10 आएगा, एंगल 53 आएगा। आंसर मैटर नहीं करता, ठीक है, आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। माइक तो ऑन है ना यार? हाँ माइक ऑन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं। इन बॉम्ब शेल ब्लास्ट केसेस ड्यूरिंग द ब्लास्ट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, अगर कोई प्रोजेक्टाइल कर रहा है, बॉम्ब हवा में जाके फट जाता है, बॉम्ब हवा में जाके फट जाता है, तो लीनियर मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व हो जाता है। देखो सबका नॉर्मल एक दूसरे को काट देगा, सारे पार्ट्स का नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो फट रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसके लिए आप हमेशा बॉम्ब शेल के फटने के केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। इवन दो mg इज प्रेजेंट इन द y डायरेक्शन, बॉम्ब्स इंटरनल एनर्जी इज टू हाई एंड thus mg इज इग्नोर्ड। ये सिर्फ रीजनिंग है यार, मैं आपको बता रहा हूं। आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने ला, कोई पूछ ले क्यों करा रहे हो तो बता देना mg है तो पर बहुत छोटा है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्ट्स वुड स्टिल फॉलो द सेम पाथ। ये देखो सेंटर ऑफ मास भी ना उसी पाथ पे आगे बढ़ता रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, शेल इज फायर्ड विद 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये 10√2 से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट पे शेल बर्स्ट इनटू 2 पार्ट्स विद द रेशियो 2:1। तो अब 2:1 में क्या करने का, मास को 3m मान लेने का, जिसमें एक पार्ट आपका 2m मास है, एक पार्ट आपका m मास है। इफ द लाइटर पार्ट फॉल्स फ्रीली then find the horizontal velocity of the heavier part after the blast। तो 3m यहां से उड़ा 10√2, मतलब उसका इस डायरेक्शन में 10 था, ऊपर 10 था, हाईएस्ट पॉइंट पे गया वो, यहां पे एक m बना और यहां पे एक 2m बना। हाईएस्ट पॉइंट पे ये फटा और ये सीधा नीचे आ गया, सीधा फ्री फॉल हुआ, सीधा क्या हो गया फ्री फॉल हुआ, और हमको इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछना है। चलो बहुत बढ़िया। देखो हुआ क्या, ये 3m जो 10-10 इधर था वो मिला के ऐसा हो गया m + 2m, यहाँ पे ये 0 पे है ऑब्वियसली क्योंकि ये नीचे गिर रहा है ना, तो यहाँ पे 0 होगा, और ये 2m भी है। तो अगेन बॉम्ब फटने का केस है, मोमेंटम कंजर्व करा लो, तो x डायरेक्शन में कंजर्व कराओ, क्या आएगा 3m × 10 बराबर 2m × v, तो v क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर अपने को ये बात समझ में आता है कि हमें क्या करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमने को होनी नहीं चाहिए, ठीक बात है। अभी हम क्या करेंगे, ये मजल वेलोसिटी गन का एक मैं आपको यूज केस बता देता हूं फटाफट। मान लो ये गन है ऑफ मास बिग M, अंदर एक बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, और पूरा जो सिस्टम है वो v1 रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन आफ्टर फायरिंग। आपने जस्ट फायर कर बुलेट जस्ट बाहर आई, वो बुलेट की रफ्तार फायरिंग के जस्ट बाद विद रिस्पेक्ट टू गन
बुलेट की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू गन, बेसिकली अगर गन एक ही जगह पे खड़ा होता और तब आप बुलेट फायर करते तो जो बुलेट की रफ्तार होती उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी, मान लो वो v नॉट है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये अपने को v नॉट, मजल वेलोसिटी v नॉट अपने को पता है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, माइनस v माना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे तो हमने v1 दिया हुआ है बट इसको v1 मान ले क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये इनिशियल केस था, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है, ये माना हुआ नहीं है, सही बात है, सही लिखा है, कोई गलत नहीं। ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है। मान लो इनिशियली ऐसा था, फायर करने के बाद ये जो रफ्तार निकलेगी, ये जो बुलेट निकल रहा है आपका यहां से, ये जो बुलेट निकल रहा है, ये बुलेट क्या है, v नॉट माइनस वी रफ्तार से निकल रहा है। ये बुलेट किससे निकल रहा है, v नॉट माइनस वी। क्यों माइनस वी, क्योंकि v जो है वो इसकी रफ्तार, v नॉट माइनस वी अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। मान लो कि आपने ऐसा फायर किया, फायर करोगे तो गन की वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, मान लो फायरिंग के बाद गन की वेलोसिटी v हो गई। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आया, माइनस v। यहां से इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस वी। तो फायर होने के बाद ये क्या आएगा, v नॉट माइनस वी, v नॉट माइनस वी। v नॉट क्या था, मजल वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। बहुत बढ़िया। अब आप मोमेंटम कंजर्व करा लो, ठीक है। मोमेंटम इसलिए कंजर्व कराओगे क्योंकि यहां पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस सिस्टम में। ओके, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल m प्लस एम इंटू v1 होगा, बढ़िया। फाइनल क्या होगा, m इंटू माइनस वी प्लस m इंटू वी नॉट माइनस वी। क्लैरिटी है, ओके। इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन इमेजिन करो, ये आपको स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है, m1 m2 बीच में स्प्रिंग लगा है, m2 की वेलोसिटी v2 है, m1 की वेलोसिटी v1, ठीक है। नाउ अगर मैं 1 पे बैठ जाऊं, अगर मैं 1 पे बैठ जाऊं तो मुझे क्या लगेगा, अगर मैं m1 पे बैठ जाऊं, अगर मैं m1 पे बैठ गया तो m1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m1 तो रेस्ट पे होगा और m2 m1 की तरफ आ रहा होगा विद द स्पीड v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1। इसको मैं v नॉट बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, v नॉट। तो v नॉट इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी v ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये पूरा सिस्टम ऐसा दिख रहा है कि m1 रेस्ट पे है और m1 को दिख रहा है कि m2 v2 रफ्तार से, v नॉट रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास, ये जो वेलोसिटी है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मास m1, विथ रिस्पेक्ट टू मास m1। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास m1 इज नथिंग बट, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, तो m2 इंटू वी नॉट अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m2 इंटू वी नॉट अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, ध्यान रखना, ध्यान से, जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई थी m2 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2, ये तब आई थी जब आप m1 के रिस्पेक्ट में थे, जब आप m1 के रिस्पेक्ट में थे। अब आप m1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m1। फिर आपको क्या मिलेगा, देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू m1 इटसेल्फ है, इज वेलोसिटी ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m1, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मास, यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मास इज v नॉट, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m1 ही लेते हैं, ठीक है, दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू m1 लेते हैं, इज वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू m1 इज व्हाट, v नॉट, है ना, m2 किससे जाता है, v नॉट से, माइनस सेंटर ऑफ मास हमने क्या निकाला था, m2 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2। ये सॉल्व करने पे क्या आता है, m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2। तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, हाफ इंटू m2 इंटू m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m1 इंटू
empty v naught upon m1 plus m2 the whole square. बेसिकली ये इक्वेशन समझना जरूरी है. Velocity of mass with respect to center of mass is equal to velocity of mass, okay, with respect to m1 minus velocity of center of mass with respect to m1. तो velocity of mass with respect to m1 हमने निकाला हुआ था v naught. What is v naught? v naught is v2 minus v1, है ना, माइनस ये क्या है, velocity of center of mass with respect to m1. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या आएगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v नॉट स्क्वायर. इस टर्म को m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को मैं बोलता हूं रेड्यूस्ड मास. इसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास. मतलब इस बेसिकली ये दो मास को रिप्लेस कर दो किसी एक मास से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास. ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू म्यू इंटू v नॉट मतलब v2 माइनस v1 द होल स्क्वायर. ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक 1 kg का ब्लॉक है. ठीक है, 2 kg ब्लॉक से अटैच्ड है, बीच में स्प्रिंग है, 100 न्यूटन पर मीटर का उसका k है, और 2 kg जो ब्लॉक है वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 kg की तरफ आ रहा है, 1 kg रेस्ट पे है. क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक्स. अब आप ध्यान से सुनो, होता क्या है, इसको अगर आप ग्राउंड फ्रेम में करने जाओगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत क्या है पता है, आप क्यों नहीं कर पाओगे. इसको इस मोशन को इमेजिन करो, 2 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक है, अभी ये रेस्ट पे 1 kg, 2 kg वाला आ रहा है, स्प्रिंग दब रहा, एक मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका जो kx है वो इतना हो जाएगा कि अब मास आगे आ नहीं पाएगा, तो वो स्प्रिंग अब खुलेगा, अब ये दोनों पीछे जा रहे हैं. बट ये पूरे मोशन में आप देखो 1 kg थोड़ा सा इधर आया राइट में, और 2 kg ब्लॉक भी उतना पीछे नहीं जाएगा. मतलब ओवरऑल सिस्टम आगे बढ़ रहा है और 2 kg 1 kg ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है. बेसिकली ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2 kg 1 kg ऐसे ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा है. इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है, 2 kg 1 kg भी आगे पीछे हो रहा है, तीन मोशन आप हैंडल नहीं कर पाओगे. अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो क्या सिस्टम आपके लिए रेस्ट पे आ गया, और जब सिस्टम आप पे रेस्ट में आ गया, अब आपको सिर्फ 2 kg 1 kg को देखना है, ये वाला मोशन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला मोशन होगा. आई होप आपको क्लैरिटी है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठना है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना. तो इनिशियली तो यही चल रहा है, तो 15 इंटू 2 कितना, 30 अपॉन टोटल मास 3 kg यानी कि 10 आएगा. तो सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है. क्योंकि 1 kg रेस्ट पे था, 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास जब 10 से राइट में जा रहा है तो उसको दिखेगा कि 1 kg 10 से उसके पास आ रहा है. तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 1 kg इज 10 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट. और क्योंकि 2 kg सेंटर ऑफ मास को 15 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा था, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास खुद 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो उसको 2 kg सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से ही अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा. आई होप इसमें क्लैरिटी है. अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. So velocity of block is velocity of block with respect to center of mass plus velocity of center of mass. तो velocity of center of mass तो कांस्टेंट है, तो velocity of block को मैक्सिमम होने के लिए velocity of block with respect to center of mass को मैक्सिमम होना पड़ेगा in the same direction of center of mass, तभी दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा. पर अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक की वेलोसिटी मिनिमम रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास शुड बी मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास की खुद 10 से आगे बढ़ रहा है. ठीक है, ये 2 kg है जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है. जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 15, और अपोजिट में कितना आएगा, ये 5, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इस तरफ देखो, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, और एक दूसरे के खिलाफ है तो 0. तो ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके बाद एक और फोर्स का ओके, ये वाला क्वेश्चन,
फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। 2 kg और 4 kg के दो ब्लॉक हैं, दोनों की रफ्तार दी गई है के 100 दिया, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, या आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया देखो, मैं इसमें ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ। अब जब ग्राउंड सेंटर ऑफ मास पे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों साथ साथ चलेंगे विद सेम रफ्तार भी, या मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेंटर ऑफ मास से करना ही होता तो आप क्या करते हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, अब आपको देखना है सिस्टम को, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 20 इंटू 4 80 डिवाइड बाय टोटल मास 6, कितना हो गया 100 बाय 6 मतलब 50/3। तो सेंटर ऑफ मास की जो रफ्तार है वो 50/3 आएगी। अब देखो यहाँ पे भी 50/3 आ रही है ग्राउंड फ्रेम में जब मैंने सॉल्व किया तो, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा अगर आप सेंटर ऑफ मास से भी करोगे ना, ये 50/3 है, ठीक है, 50/3 इस तरफ है, तो जब आप सेंटर ऑफ मास से इसको देखोगे आपको सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो चाहिए तो वो भी दिखा दूंगा, अभी जो सोल्यूशन लिखा है उसको समझते हैं। तो होगा क्या, देखो 4 kg वाला ज्यादा तेज है, 4 kg वाला ज्यादा तेज है, तो वो खींचेगा, एक मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। जैसे मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ 2 kg 4 kg ब्लॉक साथ साथ एक रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम इलोंगेशन होने के बाद उसी को मैं रफ्तार v बोल रहा हूं इसमें ग्राउंड फ्रेम में। तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर लेता हूं क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जो अनबैलेंस्ड हो। स्प्रिंग तो दोनों पे ही फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स, तो वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 4 इंटू यू, तो u क्या हो गया 50/3, यानी कि ये 50/3 से साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। अब आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करोगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है ना, तो स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब आपके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल क्या थी, हाफ इंटू टोटल 4 प्लस 2, क्योंकि रफ्तार सेम है तो 4 इंटू लिखो प्लस 2 इंटू लिखो या 6 इंटू डायरेक्टली लिख दो, 50/3 द होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर और यहां से x आएगा 2/√3। अब आपको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी करा देता हूं। देखो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कितना है 50/3 का, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है जो यहां जा रहा है 50/3 से। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 20 माइनस सेंटर ऑफ मास इज 50/3, तो कितना आएगा 10/3। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 10/3 से यहां जा रहा है। अब इसका देखो, इसका क्या आएगा 10 माइनस 50/3 विच इज माइनस 20/3 विच इज माइनस 20/3। तो सेंटर ऑफ मास की तरफ से ये इस तरफ जा रहा है बाय 20/3। अब आप एनर्जी कंजर्व करा लो, कहीं और करेंगे, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इस जगह पे, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करा लो तो हाफ इनिशियल तो यही होगा ना, अभी हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, आपको 20/3 आ गया, 10/3 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। मैं अभी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ठीक है, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूं। तो ये जो है 20 और 10 ये इनिशियल है, ये क्या है इनिशियल है, ठीक है। फाइनली क्या होगा, ओके देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कैच क्या है, फाइनली ध्यान से सुनना, फाइनली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों की रफ्तार सेम है और वो सेम कितनी है, सेंटर ऑफ मास के जितनी है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे ही है। पर सर
हम अगर डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सम सॉल्व करते तो मुझे तो ये कभी आता ही नहीं, पर आप विजुअलाइज तो करके देखो, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन भी जरूरी है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये मोशन, ये वाला मोशन रुक जाता है, सिर्फ ऐसा ऐसा मोशन होता है। अब हो क्या रहा है, आप मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंच चुके हो और वही आपको ढूंढना है। तो जब आप मैक्सिमम इलोंगेशन पे हो तो दोनों रेस्ट पे है ना, अगर वो रेस्ट पे नहीं है मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन हो नहीं सकता, और मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंचे मतलब वो रेस्ट पे आ गए। तो शुरू में वो दूर जा रहे दूर जा रहे दूर जा रहे दूर जा रहे दूर जा रहे, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो दूर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इलोंगेशन होगा, होना भी चाहिए, वही तो ढूंढना है। और जैसे वो दूर जाके दोनों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हुए, वो आपका मैक्सिमम इलोंगेशन, यानी कि फाइनली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। तो अब जब आप एनर्जी कंजर्व कराओगे तो इनिशियल क्या थी, हाफ एम क्या है 2 वी स्क्वायर, यानी कि 20/3, इसका 20/3 है ना, तो 20/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10/3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया इनिशियल एनर्जी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस हाफ के विच इज 100, तो इसको मैं डायरेक्ट 100 लिखता हूं, ओके, हाफ के विच इज 100 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, हाफ कैंसिल हो रहा है, यहां से मर गया, यहां से मर गया, यहां से मर गया, आपको आएगा 2 इंटू ये क्या आएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 9 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 400 अपॉन 9 इज इक्वल टू 100x स्क्वायर। यहां से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो मर गया, तो 2 4 सा 8/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर आ गया 12/9, तो ये हो गया 4/3, ये क्या हो गया 4/3 है ना, 3 3 3 4 था, तो x आ गया √4/3, तो x क्या आ गया 2/√3, क्या x 2/√3। चाहे ग्राउंड फ्रेम से करो चाहे सेंटर ऑफ मास, याद रखना इसमें कैच क्या था, जब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चले जाओगे ना तो फाइनली दोनों मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब क्या है, दोनों रेस्ट पे। फाइनली जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो वो अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे है, यानी कि वो रेस्ट में, वो दोनों जाके साथ में रुकेंगे ना, दोनों जाके साथ में रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चल रहा है दूसरा रुक रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। वो हो सकता है 2 kg वाला ब्लॉक थोड़ा दूर जाके रुके, हो सकता है 4 kg वाला ब्लॉक थोड़ा नजदीकी रुके, लेकिन रुकेंगे एक साथ, तभी वो आपका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। ठीक है, ओके, काफी टाइम हमने खर्च कर दिया उस क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं इंपल्स पे। इंपल्स मतलब झटका। अब देखो इसको निकालने का फटाफट बताता हूँ। फोर्स क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो एफ डी टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी है ना, यही आपका इंपल्स है। अच्छा, इंपल्स क्या होता है, एक फोर्स, एक बड़ा सा फोर्स जो छोटे से टाइम के लिए लगे, एक एफ फॉर डी टी टाइम, उसको इंपल्स बोलते हैं, झटका बोलते हैं। अभी ये फोर्स कोई फोर्स नहीं होता कि ये इंपल्स फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग फोर्स को हम बोलते हैं ये इंपल्स फोर्स है। जैसे बॉल नीचे गिरा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंपल्स फोर्स है। समझ में आ रहा है? अब देखो एफ एवरेज क्या होता है, एफ डी टी बाई डी टी। एफ डी टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। तो एफ डॉट डी टी विच इज इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। हमेशा याद रखना, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। Impulsive forces are large in magnitude and act for a small amount of time to generate impulse। एक क्वेश्चन देखो, 2 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से 37 एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ गिर रहा है, और 0.0001 सेकंड के लिए उसका कांटेक्ट होता है और फिर ऊपर उड़ जाता है वो 37 एंगल बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंपल्सिव फोर्स। ये आपका क्वेश्चन है, लेट्स से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अभी ये जो है
देखो ये 10 से नीचे आ रहा है, 37 एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये लोगे, है ना। तो ये एंगल 37 है, ये पैरेलल है, ये सेम लाइन है, तो ये एंगल 37 बनेगा। देखो जेड भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट 8 है, 6 है, ऊपर 8 है, यहाँ पे 6 है, बहुत बढ़िया। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंपल्सिव फोर्स है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये किसका ब्लॉक है, 2 kg का। तो ये नीचे आ रहा था -16, ऊपर जा रहा है +16। तो क्यों, और मैं वाई डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं, अपना नॉर्मल क्या है, वाई डायरेक्शन है। अपना फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन। उसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो वाई डायरेक्शन का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो -16 +16 और चेंज क्या हो जाएगा 32। तो वाई डायरेक्शन में क्या चेंज आया मोमेंटम में, 32। वो चेंज ला कौन रहा है मोमेंटम में, नॉर्मल रिएक्शन, वही तो इंपल्स दे रहा है ना, वही तो झटका दे रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स विच इज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो नॉर्मल अपने को ढूंढना है ना, इंपल्सिव फोर्स ढूंढना है, और टाइम 0.001 दिया है, तो नॉर्मल आएगा 32 × 10⁴ न्यूटन। अब देखो 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, 500 ग्राम का बुलेट जाकर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराता है 4 kg ब्लॉक से। फाइंड आउट द इंपल्स ऑन बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड बुलेट। जैसे ही बुलेट 4 kg को आएगा ना, एक झटका 4 kg में लगेगा और एक टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में बहुत छोटे से टाइम के लिए। फिर 4 kg थोड़ा स्लो हो जाएगा और 2 kg बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। वो टेंशन जो है ना वो इंपल्सिव है, वो टेंशन क्या है, इंपल्सिव। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये बुलेट अंदर चला जाएगा, ये पूरा 4.5 किलो का हो जाएगा 4 किलो से, और दोनों वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहे हैं। ये फाइनल होगा। ड्यूरिंग कोलिजन क्या है, देखो कोलिजन के वक्त इंपल्सिव टेंशन T आएगा जो 2 kg के इस तरफ लगेगा और 4 kg के इस तरफ लगेगा, और एक नॉर्मल लगेगा बुलेट का 4 kg पे इधर और 4 kg का बुलेट पे यहां पर। ये ड्यूरिंग कोलिजन हो रहा है, ठीक बात है। अब टेंशन क्या है, इंपल्सिव फोर्स। तो नेट फोर्स जो यहां पे लग रहा है, मतलब टेंशन मतलब नेट फोर्स इंपल्सिव फोर्स है। तो n-t क्योंकि राइट में जा रहा है, तो n-t dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनली इनिशियल मोमेंटम क्या था, 4 × v, सॉरी यहाँ पे देखते हैं 4 kg ब्लॉक है ना, 4 kg ब्लॉक देख रहे हैं, 4 kg ब्लॉक इंटू v, और इनिशियल क्या था, 0, रेस्ट पे। अब 2 kg ब्लॉक के लिए देखो, 2 kg ब्लॉक के लिए सिर्फ एक टेंशन T इंपल्सिव फोर्स है, तो इंटीग्रल T dt इज इक्वल टू 2v। और अगर बुलेट के लिए देखो तो सिर्फ नॉर्मल है, तो -n dt इज मास कितना है इसका, 0.5। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0.5 v था, और फाइनल मोमेंटम क्या था, -0.5 × 20। हम देखो समझो, हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। आई होप इट इज क्लियर, ओके। 4v 2v and this is 0.5v minus 0.5 into 20। ओके, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन आया कैसे, तो 0.5 इंटू वी क्या है, v इसका फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियली 20 से आ रहा था ना, ठीक, तो वहां से आया। तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6.5v माइनस 0.5 into 20, तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बात बोलूँ, इसको आप ना एग्जाम में इम्पल्स से मत करना, इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से करना। देखो ये t कैंसिल हो रहा है, ये n कैंसिल हो रहा है। बेसिकली नेट कोई फोर्स नहीं है इस सिस्टम में, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व करा लेना इनिशियल और फाइनल का, ये दोनों बहुत सिंपली बहुत इजीली हो जाएगा, ओके। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको ई बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो कोलिजन हो रहा है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और फिर कोलाइड करने के बाद सेपरेट होंगे, तो v1 - v2 अपॉन u2 - u1।
v1 माइनस v2 इसलिए क्योंकि v1 बड़ा होगा, u2 माइनस u1 इसलिए क्योंकि u2 बड़ा होगा। देखो ये मान लो u2 है और ये u1 है, तो u2 बड़ा होगा तभी तो कोलाइड करेगा, तो u2 माइनस v1 उसका अप्रोच का वेलोसिटी है। और मान लो ये v2 है और ये v1 है, v1 को पीछे से धक्का लग रहा है, v1 और तेज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ब्लॉक और तेज हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 उसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अगर ये 1 से कम है तो रेगुलर नॉर्मली 1 से कम ही होता है। आइडियली E1 होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन में। E हम आइडियल जो कम फुल्ली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन, उसमें E1 होता है। E जो 0 है इसका मतलब चिपक के चल रहे हो, वो फुल्ली क्या हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन हम हेड ऑन की बात कर रहे हैं। हेड ऑन मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी सेम है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। हेड ऑन मतलब सेंटर ऑफ मास को अगर आप जोड़ दो, वेलोसिटी वगैरह सब सेम लाइन में आएंगे, बेसिकली डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ऐसे ऐसे दोनों साथ में जा रहे हैं, ये मारेगा साथ में ही जाएंगे, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। तो ये कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद क्या आएगा, इसका रफ्तार v1 इसका रफ्तार v2 हो जाएगा, u1 u2 से। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कि डिफॉर्मेशन ना हो। यहां पे लिखा है बॉल्स रिटेन्ड 100% शेप, बॉल्स ने अपने शेप को 100% रिटेन कर लिया, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा, मतलब कोलिजन होगा, सॉरी, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि एक मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये रट लो कि इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो यही आएगा, ठीक है। m1 v1 मतलब बेसिकली सॉल्व करोगे इक्वेशन तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 आता है, जिससे u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1, यानी कि बेसिकली e क्या आ जाएगा आपका 1। अब ये याद रखना कि कोलिजन के बाद जो रफ्तार है v1 दैट वुड बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और v2 क्या होगा m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये याद कर लो, बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप देखो दोनों मास बराबर हैं, अगर दोनों मास बराबर हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, जो u2 था वो v1 बन जाता है और जो u1 था वो v2 होता है। तो इसका मतलब अगर दो ब्लॉक सेम, दो बॉल्स सेम मास के अगर इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी रफ्तार एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो एक दूसरे से बहुत बड़ा है, तो जो बहुत बड़ा है वो तो रेस्ट पे, m2 मान लो बहुत बड़ा है m1 से, तो m2 बेसिकली क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। और मतलब m2 रेस्ट पे, तो होगा क्या, m1 आके टकराएगा और रिबाउंड होके मतलब सेम वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो v2 है वो तो जीरो ही। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन में क्या होगा, u1 से वो आगे बढ़ रहा है, लेट से u2 से आगे बढ़ रहा है, कोलाइड करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मान लो ये एक एंगल θ1 से नीचे जा रहा है, एक एंगल θ2 से ऊपर जा रहा है, एक v1 रफ्तार v2 रफ्तार से। तो क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपकी जो एनर्जी है वो इक्वल होगी, ठीक है। पहले हम मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 cos θ2 प्लस m1 v1 cos θ1 इज इक्वेशन 1। मतलब मैं बता रहा हूं क्या इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। जब इलास्टिक कोलिजन होगा 2D में, फिर मोमेंटम कंजर्व हो गया, x में y में कर लो, y में इनिशियली तो कोई मोमेंटम था नहीं, फाइनली क्या आएगा m2 v2 sin θ2 माइनस, क्योंकि ये नीचे है ना m1 का y, m1 v1 sin θ1, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि ये इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगा, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इन इलास्टिक कोलिजन में आते हैं, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव। मोमेंटम तो कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is not equal to kinetic energy final. In fact, kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. बीच में हो जाता है energy loss.
इसलिए वो इनएलास्टिक कोलिशन है, और ई की वैल्यू होती है 0 क्योंकि वो चिपक चिपक कर चलते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर कोई फ्लोर रेस्ट पे है, आपका कोई बॉल यू रफ्तार से नीचे गिरता है तो वो ई यू रफ्तार से ऊपर आता है, यू रफ्तार से ऊपर आता है। ये क्वेश्चन देखो, एक 9 किलो का ब्लॉक है, मास बिग एम है, ठीक है, 9 किलो मतलब बिग एम ब्लॉक, मास 9 किलो है। एक बुलेट है 1 किलो का, 100 मीटर पर सेकेंड से आके इसमें चिपक जाता और वो ऊपर लेके जाएगा, ऑब्वियसली मतलब इसमें घुस जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, कितना हाइट उठाएगा वो, ये क्वेश्चन है। कितना हाइट उठाएगा वो, ये क्वेश्चन। देखो ये चिपक गया। अब यहाँ पे पहली बार तो मोमेंटम कंजर्व कर लो, क्योंकि नेट कोई एक्सटर्नल नहीं है, नॉर्मल लगेगा, दोनों एक दूसरे नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे। अब एम वी नॉट जो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिर्फ एम वी नॉट है ना, वो हो जाएगा एम प्लस एम इंटू वी। तो 1 इंटू 100 इज जो v प्लस 10 kg, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये ऊपर किस रफ्तार से जाएंगे, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो नीचे जो ये ऊपर जाके रुक जाएगा, ये ऊपर जाके रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, दूसरा कोई फोर्स है नहीं। टेंशन आप बोलोगे तो वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो है ना, क्योंकि टेंशन हमेशा पर सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो ही आता है, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो टेंशन का कोई वर्क डन है नहीं, वर्क डन है सिर्फ ग्रेविटी का। तो क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लोएस्ट पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, अरे वही तो हाईएस्ट का पोटेंशियल होगा। तो हाफ इंटू एम प्लस एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मास इंटू जी इंटू एच। तो ये तो वैसे ही मास चला जाएगा। तो हाफ इंटू अपने को आया था ना 10, तो 10 का स्क्वायर क्या है 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एच, तो एच आ गया 5 मीटर, ऑप्शन है। आई होप इट इज क्लियर। एक ये क्वेश्चन है, और ठीक है 3-4 स्लाइड है, देख लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक, ये ए है, ये बॉल ये बी है, दोनों का सेम मास है, ये रेस्ट पे है, ये वी नॉट से आ रहा है, ये टकराता है, ये एंगल 45 बना के V2 पे जाता है, ये V1 स्पीड से जाता है एंगल थीटा बना के। फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन एंड आल्सो एंगल थीटा। तो V1 निकालना है और थीटा भी निकालना है। कोलिजन इलास्टिक है, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगी। 4 ऑप्शन दिया है V नॉट के टर्म्स में, बहुत बढ़िया। मोमेंटम कंजर्व करा लो, मोमेंटम पहले x में कंजर्व करा लो, तो एम वी नॉट प्लस 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू एम वी वन कॉस थीटा, क्योंकि मास सेम है, दोनों का मास सेम है ना, दिया एम एन, एम वी टू कॉस 45। यहां से अपने को क्या आएगा, एम 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 मर जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू बाय रूट टू। अब y डायरेक्शन में इक्वल कर लो, तो y डायरेक्शन में तो दोनों का इनिशियली 0 है, यहाँ पे फाइनली क्या आएगा एम वी वन साइन थीटा माइनस, क्योंकि y नीचे आ रहा है m2 का, एम वी टू साइन 45। तो इससे क्या होगा, देखो m से m मर जाएगा, v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v2 बाय रूट टू। तो v2 बाय रूट टू को v1 साइन थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, बहुत बढ़िया। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर लो, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर लो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम 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 मर जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ठीक है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 है। सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है, देखो ये जो v1 v2 है ना, v2 बाय रूट टू, ये v1 साइन थीटा मैं यहाँ पुट करूँ तो v नॉट क्या आएगा, v1 cos थीटा प्लस रूट टू v1 साइन थीटा बाय रूट टू मर जाएगा, तो v नॉट इज v1 cos थीटा प्लस v1 साइन थीटा। तो v नॉट क्या आएगा, v1 कॉमन लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो v नॉट स्क्वायर इज v1 स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। इक्वेशन 3 क्या है, v नॉट स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो v नॉट स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 क्या है, v2 क्या है, v2 इज रूट टू v1 साइन थीटा, यहां से देखो ना v2 इज रूट टू v1 साइन थीटा, तो v2 स्क्वायर को मैं लिख दूंगा रूट टू v1 साइन थीटा द होल स्क्वायर विच इज 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये v नॉट स्क्वायर की एक इक्वेशन है, ये v नॉट स्क्वायर की एक इक्वेशन है, तो दोनों बराबर ही होंगे।
तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ से v1 स्क्वायर मर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा मिला के 1 होता है, ये 1 और ये 1 मर जाएगा, तो क्या आएगा आपको? आपको आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर है। हाँ, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, ये साइन से स्क्वायर मर जाएगा, बेसिकली साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा, बेसिकली थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, तो आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। अब थीटा 45 आ गया, ये फिफ्थ वाला इक्वेशन देखो, v नॉट स्क्वायर इज v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 45 ले लो, 1 बाय रूट 2 साइन स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज v1 स्क्वायर, तो v1 इज v नॉट बाय रूट 2, v नॉट बाय रूट 2, इजी। अगर ये लेक्चर आप फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। मैथ्स ही था इसमें, 3 इक्वेशन अपन ने बना ली, उसके बाद सब मैथ्स था। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब क्या है? अरे यार, हाँ, ड्रॉप करने का मतलब क्या है? इनिशियल रफ्तार 0, इनिशियल रफ्तार 0 से आपने जब ड्रॉप किया तो वो एक हाइट h से, ठीक है, तो वो रिबाउंड करेगा, जब वो रिबाउंड करेगा ना तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी e स्क्वायर h, ये रट लो। इनफैक्ट ये फर्स्ट ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप पे e रेस टू 4h, थर्ड ड्रॉप पे e रेस टू 8h, बेसिकली nth ड्रॉप पे उसकी h मैक्स हो जाएगी e रेस टू 2nh, ये रट लो। अगर ये दो चीज और है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो वो स्टॉप होने के पहले अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बॉल, मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो, बॉल तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो स्टॉप होने के पहले ये पूरा डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है बॉल वो कितना है, तो वो हो जाएगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और टाइम जो लगेगा, टाइम टू स्टॉप, दैट वुड बी अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये दोनों अगर याद रहेगा तो कोई बुराई नहीं। लास्ट टॉपिक है ऑब्लिक कोलिशन। ऑब्लिक कोलिशन में क्या होता है, देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग है, लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं है। मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा है, होता क्या है देखो, ये u1 से आगे बढ़ रहा है, ये u2 से आगे बढ़ रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर इसकी स्पीड u1 साइन थीटा है और इसकी स्पीड u2 साइन अल्फा है। जब ये कोलाइड करेगा ना तो परपेंडिकुलर वाली स्पीड बदलने वाली नहीं है, और जो इसकी फाइनल रफ्तार होगी v1 और v2 वो हम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। देखो, वी कंसिडर फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, जो मैंने v1 और v2 निकाला, ये फाइनल वेलोसिटी हम अज्यूम करेंगे कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, तो इनिशियली क्या होगा u1 cos m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos अल्फा, वो किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग द, ये रेस्टिट्यूशन है सर, गलती से लिख दिया होगा, दिस इज रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो क्या होगा, इंपैक्ट के लाइन ऑफ देखो तो सेपरेशन क्या आएगा v2 माइनस v1, और अप्रोच क्या आएगा u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos अल्फा। इस पे एक क्वेश्चन देख लो, मान लो m1 मास 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, m2 रेस्ट पे था, ये 30 डिग्री है इसका, ठीक है, ये कोलाइड कर रहा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टू आफ्टर कोलिजन, e दिया है हाफ, e क्या दिया है हाफ, ये 4 से इधर आ रहा है, ठीक है, 30 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर में इसका 2 है, तो कंपोनेंट ये वाला चेंज होने वाला नहीं है। मान लो ये u1 ये v1 है और ये वाला v2 है, तो आप क्या करते हो, 3 चीज करते हो, 2 चीज करते हो, एक लीनियर मोमेंटम अलोंग LOI कंजर्व करते हो और E निकालते हो अलोंग LOI। तो पहले मोमेंटम कंजर्व करा लो, तो ये क्या होगा, m, दोनों का मास m है क्या, हाँ m, तो m इंटू 4 cos 30 प्लस ये रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम 0 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों बराबर हो गया, m मर जाएगा, तो यहां से आपको क्या वैल्यू आएगा 4 cos 30, तो v1 प्लस v2 आएगा 2 रूट 3,
एक इक्वेशन ये बन गया। ई निकाल लो, ई आपको हाफ दिया है, वो होता क्या, v2 माइनस वी वन अपॉन यहाँ का 4 का ये कंपोनेंट 4 cos 30 माइनस 0, तो v2 माइनस वी1 रूट 3 आ गया। दो वेरिएबल दो इक्वेशन दोनों को ऐड करोगे तो v2 आ जाएगा 3 रूट 3 बाय 2। तो v2 क्या आया 3 रूट 3 बाय 2, 3 रूट 3 बाय 2। अब ये एंगल क्या बना रहा है, ये 3 रूट 3 बाय 2 आया ना, तो इसका ये एंगल 30 है, ये एंगल क्या है 30 है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ क्या आएगा रूट 3 बाय 2, मतलब cos 30 लोगे तो 9 बाय 4, और इस तरफ क्या आएगा हाफ sin 30 लोगे तो रूट 3 बाय 4। तो फाइनली आपका जो v2 है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यार ये चैप्टर में इतना ही। वीडियो को बनाने में तो बहुत मेहनत लगा। अगर ये मेहनत आप तक पहुंची, आपने ये वीडियो पहली बार यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, बहुत मेहनत से हम वीडियो डाल रहे हैं। अराउंड 4 घंटा लगा था इसको पीपीटी को तैयार करने में, 2 से 2.5 घंटा लगता है लेक्चर बनाने में, एडिट करके छोटा हो जाता है, बट एफर्ट तो उतना ही लगता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो को समझा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको सब बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो आप वापस जाके रिवाइज कर सकते हैं या पीछे जाके वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सो वापस मेरे शब्द मेरे वर्ड्स को सुन के समझने की कोशिश कर सकते हैं। और एट द एंड अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे कम्युनिटी टैब पे जाके आप अपने डाउट्स रख सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में यार इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। पढ़ाई करना मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद आया। ऑल द वेरी बेस्ट।